गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम सब यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन को पढ़ रहे थे। मेरे साथ आप सब ने इसको सरलता से समझा। हमने पिछली कक्षाओं में छत्तीसगढ़ के भूगोल और छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को देखा था, पढ़ा था और उससे कुछ संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में जो आगामी परीक्षा एडीओ उसके सिलेबस को देखा था, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, मनरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम। उसी जो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा है उसी का आज हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे साथ जुड़े और इस जो हम मल्टीपल क्वेश्चन करने वाले हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम टोटल 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आप सबको देना है। तो पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कब लागू हुआ था। ठीक है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था बताइए आप सभी। आप सबके पास 1 मिनट का समय है, आप लोग अपना आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 15 जून को, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2005 को, या ऑप्शन डी 12 मई 2005 को। तो कब लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम? इससे पहली कक्षा में हमने देखा था, सबसे पहला जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर सन 2005 को यह लागू हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत, सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत सूचना का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हमने देखा था धारा 2, क्या धारा 2F, क्या देखा था धारा 2F। मैंने बताया था कि धारा 2F में क्या बताया गया है, सूचना का अर्थ बताया गया है कि किसे हम सूचना कहेंगे। ठीक है, तो सूचना का अर्थ किस में बताया गया है? धारा 2F में सूचना का अर्थ जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला बताइए, ऑप्शन ए दस्तावेज और रिकॉर्ड, ऑप्शन बी ईमेल और ऑडियो रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी प्रेस विज्ञापन और तस्वीरें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो है परिभाषा जो है 2F में इसकी परिभाषा जो है दी गई है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बताने का कोशिश करें आप सब। अगर पिछले कक्षा को देखे होंगे तो ये आंसर आप सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किसको बोलते हैं। हमने देखा था इसमें क्या आएगा, कोई भी दस्तावेज। ठीक है, कोई भी दस्तावेज, कोई भी विज्ञापन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो या फिर वीडियो हो गई, ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी, ये सभी क्या आते हैं, ईमेल आ गए, ऑडियोग्राफ वीडियोग्राफ, कोई भी रिकॉर्ड हो गया, कोई भी फोटोग्राफ्स हो गया, ये सभी क्या आते हैं, सूचना के अंतर्गत आते हैं। इसे किस में परिभाषित किया गया है? 2F में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई के तहत अपवाद है। ठीक है, तो हमने जाना था कि आरटीआई के तहत हम जो है सार्वजनिक या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है उससे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है धारा 8 को हमने देखा था, जिसमें जो जानकारी नहीं दी जा सकती उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कौन सी धारा में बताया गया है अपवाद को? धारा 2, धारा 8 में किस में बताई गई है? धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया धारा 8 में, किसको किसको नहीं दिया जा सकता? राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य से हो गया, आर्थिक नीति से हो गया, या फिर किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित सूचना हो गया। तो कल हमने देखा था कि धारा 8 में क्या क्या है, कोई भी मुद्दा हो जो क्या हो, राष्ट्रीय या फिर राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो उसकी जानकारी जो है आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती। ठीक है, इसको हमने देखा था, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया, इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, तो जाके कल का वीडियो जरूर देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सूचना देने की अधिकतम समय सीमा क्या है? सूचना देने की अधिकतम समय सीमा क्या है? हमने धारा 7 में देखा था सूचना जो है प्रदान करने की प्रक्रिया। हम क्या करते हैं, आरटीआई के तहत आवेदन करते हैं और आवेदन को हम जो है लोक सूचना अधिकारी के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास हम क्या करते हैं, पहला जो है आवेदन देते हैं। तो आवेदन देने के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर उसको क्या करना रहता है, उसको जो है सूचना प्रदान करनी होती है। यदि वो 30 दिन में सूचना नहीं दे पाता है तो उसको जुर्माना के रूप में जो है प्रतिदिन 100 रुपए जो है देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सूचना देने की अधिकतम समय सीमा कितनी है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन। तो हमने देखा था 30 दिन। ठीक है, 30 दिन के, अगर वो 30 दिन के बाद भी सूचना नहीं दे पाता है तो उसे क्या जुर्माना के रूप में क्या पड़ेगा, उसको प्रतिदिन, जिसने आवेदन किया है उसे 100 रुपए प्रतिदिन देना पड़ेगा। ये पूर्व में 100 रुपए था, वर्तमान में इसकी राशि बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील किसके पास की जाती है? ठीक है, तो हमने क्या देखा था, धारा नंबर 7 में आवेदन की प्रक्रिया देखी थी। उसी में बताया गया है कि प्रथम अपील हम किसके पास करते हैं? प्रथम अपील हम लोग लोक सूचना अधिकारी के पास करते हैं। लोक सूचना अधिकारी क्या होता है? ये लोक सूचना अधिकारी को ही क्या कहते हैं, सार्वजनिक सूचना अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक सूचना अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सूचना आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूचना केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑप्शन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या पहला अधिकार हम सीधा सीधा केंद्रीय सूचना आयोग के पास कर सकते हैं? नहीं। क्या हम के मुख्य सूचना आयोग के पास कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो अब कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पहला अपील किसके पास किया जाता है? पहला अपील जो है सूचना सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास किया जाता है। सार्वजनिक सूचना अधिकारी को ही लोक सूचना अधिकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहीं कहीं पे इसे लोक सूचना अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। लोक सूचना अधिकारी, जिसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कहा जाता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 6वें नंबर के सवाल को देखिए। 6वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कल हमने राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग का कंपेयर करके पढ़ा था, जिसको अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 में दिया गया है। धारा 12 से लेके धारा 12, 13, 14 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें हमने क्या देखा था, धारा नंबर 12, धारा नंबर 12 में क्या दिया गया है, धारा नंबर 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का क्या बताया गया है, इसकी संरचना बताई गई है। उसके हमने धारा नंबर 13 में देखा, जिसमें हम लोग नियुक्ति और पद मुक्ति को देखा। किसको देखा? नियुक्ति और इसकी पद मुक्ति के बारे में देखा था। ठीक है, कल की क्लास में पढ़ा है, जाके क्लास को देखें, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो धारा नंबर 13 के तहत हमने देखा था कि जो है मुख्य सूचना आयोग का जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस आधार पे करता है? एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश के आधार पे क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को जो है सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद। तो क्या आएगा इसका सवाल का आंसर बताइए आप सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं इसके जो है नियुक्ति, कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। इसी रूप में देखें कि छत्तीसगढ़ के या फिर किसी भी राज्य की सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी भी राज्य की सूचना आयुक्त की नियुक्ति वहां के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब देखेंगे कि आरटीआई आवेदन, ऑप्शन आंसर नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आरटीआई आवेदन की शुल्क राशि क्या है? ठीक है, आरटीआई आवेदन की शुल्क राशि कल हमने देखा था। आरटीआई की शुल्क राशि मतलब जब भी हम क्या करते हैं, आरटीआई के तहत किसी भी जो है संस्था से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस आवेदन के लिए एक मिनिमम क्या है, कम से कम जो है एक शुल्क अदा करना पड़ता है। उसी ही इस सवाल में पूछा गया है कि कितना शुल्क जो है देना पड़ता है करके। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 10 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 20 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 50 रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 रुपए। क्या आएगा? 10 रुपए। मतलब किसी भी आरटीआई के तहत आवेदन देना है तो हमें शुल्क कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए। ठीक है, इसमें किसी वर्ग के लिए क्या है जो है 10 रुपए का शुल्क भी देना नहीं पड़ता, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। तो उसमें कौन आएंगे? उसमें आएंगे जो दिव्यांगजन है, ठीक है, जो बीपीएल के नीचे आते हैं, इन सभी को किसी भी प्रकार का शुल्क जो है नहीं देना पड़ता है। अब देखते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है ना? यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन का सवाल करते बन रहा है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये जो है आसानी से इसके आंसर जो है बन रहे होंगे। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम किसे लागू होता है या फिर किसमें लागू होता है? ठीक है, तो सूचना का अधिकार जो है किसमें लागू होगा? कुछ सूचना का अधिकार किसमें लागू होगा? कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में क्या होगी? आरटीआई जो है लागू होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी संस्थाएं, ऑप्शन नंबर बी निजी संस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या किसी राजनीतिक दल में आरटीआई लागू होता है क्या? नहीं लागू होता। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ये आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा तो क्या उपरोक्त सभी आएंगे? नहीं, उपरोक्त सभी इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कौन सा आएगा ज्यादा पास या फिर ज्यादा सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? सूचना का अधिकार अधिनियम किसे लागू होता है या फिर किसमें लागू होता है? तो लागू होता है ऑप्शन नंबर ए सरकारी संस्थाओं में। ठीक है, किसमें लागू होता है? सरकारी संस्थाओं में यह लागू होता है। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। आरटीआई का आवेदन कौन दाखिल कर सकता है? ठीक है, आरटीआई का आवेदन कौन है जो दाखिल कर सकता है? तो इसको देखिए, ऑप्शन नंबर ए केवल भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, सी केवल सरकारी कर्मचारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी व्यक्ति जो है आवेदन दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? बताइए आप सभी। अलग कीजिए, जो इसमें नहीं हो सकता है उसको हटाइए। तो क्या विदेशी नागरिक जो है आवेदन कर सकता है? नहीं, कोई भी विदेशी नागरिक आरटीआई के तहत आवेदन जो है सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या आएगा? क्या केवल सरकारी कर्मचारी? केवल सरकारी कर्मचारी क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, अब देखिए दो ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन में से कौन आएगा? केवल भारतीय नागरिक या फिर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? आरटीआई दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कोई भी व्यक्ति जो है आरटीआई के लिए फाइल कर सकता है, लेकिन क्या हो? शर्त क्या है इसका? वह भारतीय हो। क्या हो? केवल दिया है ना, इसलिए इसमें केवल को नहीं लेंगे। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति जो क्या हो? भारत का नागरिक हो, वह क्या कर सकता है? आरटीआई के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 9वें क्वेश्चन के बाद क्या आता है? 9वें क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती? ठीक है, कौन सी सूचना कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक रूप से गोपनीय सूचना, अपराधों की जांच से संबंधित सूचना, व्यक्तिगत जानकारी से
जानकारी जो कि गोपनीय हो, या फिर डी उपरोक्त सभी। कल हमने देखा था धारा 8 में मैंने बताया था कि कौन कौन सी सूचना है जो हम आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। हमने कल पढ़ा था धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में बताया गया था अपवाद। अपवाद के अंदर शामिल था कि कौन कौन जो है सूचना में नहीं आते आरटीआई अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, किसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती? वाणिज्यिक रूप से गोपनीय सूचना, अपराधों की जांच से संबंधित, या फिर व्यक्तिगत जानकारी जो गोपनीय हो। कैसी हो? गोपनीय हो। इसे जो है आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? कल की क्लास को देखे जाकर तो ये सारे सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे। ये क्लास एडीओ के लिए जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसकी होगी सूचना देने की जिम्मेदारी? बताइए। जिसके पास हम आवेदन करेंगे वही ना सूचना देगा। तो हम किसके पास आवेदन करते हैं? कोई भी जो जानकारी चाहिए उसकी जो है आवेदन कोई नागरिक किसके पास करता है? लोक सूचना अधिकारी के पास। किसके पास? लोक सूचना अधिकारी या फिर सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास क्या करता है? आवेदन करता है। तो हम जिसके पास आवेदन करते हैं वही क्या करता है? सूचना प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक सूचना अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सूचना आयोग। अब ऑप्शन को हटाइए, कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? क्या केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा? नहीं। क्या मुख्य सूचना आयुक्त होगा? नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी और सी को देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सार्वजनिक सूचना अधिकारी बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। तो हम सबसे पहले आवेदन किसके पास करते हैं? किसी भी अधिकारी के पास। तो पहली जानकारी कौन देता है? हमें यही क्या करता है? दी हुई जो भी हम मांग करते हैं उसकी जानकारी जो है यही जो है प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? पीआईओ, सार्वजनिक सूचना अधिकारी। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो हमें सूचना प्रदान करता है। यदि ये सूचना प्रदान करने में असफल होता है तो हम किसके पास अपील करते हैं? हम अपील करते हैं इसके पास। पहला अपील किया जाता है ना। 30 दिन से यदि ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे? इसको अपील करेंगे। अपील जब हम करते हैं तो ये 90 दिन के भीतर क्या करता है? हमें सूचना देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, आरटीआई आवेदन के अतिरिक्त शुल्क कब लिया जाता है? कब हम जो है आरटीआई आवेदन करते हैं तो हमें अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जब सूचना मुद्रित रूप में हो। ऑप्शन नंबर बी, जब सूचना दस्तावेज के रूप में हो। ऑप्शन नंबर सी, जब सूचना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दें आप सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जब कोई सूचना मुद्रित रूप में हो या फिर दस्तावेज के रूप में बड़ा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 12। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचनाएं किस स्थिति में प्रदान नहीं की जा सकती? मतलब अपवाद को पूछा है सीधा सीधा सा कि आरटीआई के तहत कौन सी सूचना जो है हम यदि मांगे तो नहीं दी जा सकती। ठीक है, कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती? हमने धारा 8 में देखा है। धारा 8 से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यही जो है वो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उसको उसमें जो है भ्रष्टाचार या फिर जो गोपनीयता है, पारदर्शिता नहीं है, उसको जो है बनाए रखने में जो है काम करती है या फिर सरकार को बचाती है आरटीआई एक्ट से। ठीक है, तो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना किस स्थिति में प्रदान नहीं की जाती? ऑप्शन नंबर ए है, यदि वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर बी है, यदि वह किसी तीसरे पक्ष के व्यापार से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर सी है, यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें क्या शामिल है हमने देखा, यदि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो, किससे संबंधित हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। यदि हम क्या कर सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते आरटीआई एक्ट के तहत, ठीक है। तो यदि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसमें शामिल है तो क्या आएगा, यदि दो से अधिक है मतलब और उसमें उपरोक्त सभी दिया है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी है, ठीक है। मतलब हमने जो देखा लोक सूचना अधिकारी या फिर सार्वजनिक सूचना अधिकारी, वो क्या है, वो क्या है, जिसके पास हम अपील करते हैं, क्या करते हैं, प्रथम अपील करते हैं, जिसके पास आवेदन की, अब देखिए क्या है, जिसके पास हम क्या करते हैं, मांगी गई सूचना प्रदान करना, सभी आरटीआई आवेदन अस्वीकृत करना, सरकार की ओर से अदालत में प्रतिनिधित्व करना। मतलब जो लोक सूचना अधिकारी है उसका काम क्या है, क्या है उसका काम, हमने सूचना मांगा है, उसका काम है सूचना प्रदान करना, क्या है उसका काम, सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो क्या करना, देखिए क्या है, मांगी गई सूचना प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दी गई सूचना, मांगी गई सूचना प्रदान करना इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो आएगा नहीं ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या वो अस्वीकृत करेगा आरटीआई के तहत, नहीं, है ना। आवेदन की अपील करना, आवेदन जो दिए हैं उसका अपील हम किसके पास करते हैं, प्रथम अपीली अधिकारी के पास करते हैं। तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुके हैं, एक जो बचा है जो नियर अबाउट है वो क्या है, मांगी गई सूचना प्रदान करना, क्योंकि जो भी नागरिक है उसी के पास आवेदन करेगा, तो आवेदन करेगा किसके लिए, सूचना मांगने के लिए, तो उसका क्या काम होगा, कर्तव्य होगा सूचना प्रदान करना, ठीक है। इतना हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आरटीआई आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार है, ठीक है। कौन जो है आरटीआई जो है आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। कैसे और किस आधार पे अस्वीकार करेगा, ठीक है। आरटीआई आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार जो है उपरोक्त सभी के पास होता है, लेकिन कैसे होता है, इस आधार पे होता है कि यदि वो आरटीआई जो है धारा 8 के तहत मांगी गई है, किसके तहत मांगी गई है, धारा 8 के तहत। यदि धारा 8 के तहत किसी ने आरटीआई लगाया है तो उस आरटीआई को क्या कर सकते हैं, वो मना कर सकता है, क्या कर सकता है, मना कर सकता है। कौन मना करेगा, सार्वजनिक सूचना अधिकारी, कौन करेगा, सार्वजनिक सूचना अधिकारी ही क्या करेगा, इसको जानकारी देने से मना कर देगा, क्योंकि पहले ही पता चल गया है कि वो धारा 8 के अंतर्गत अपवादों में शामिल है। तो वो जैसे ही हम किसी के पास आवेदन करेंगे वो उसकी जाँच करेगा, जाँच करने के बाद वो क्या कर देगा कि धारा 8 में आता है तो हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो हमने जब स्टार्ट किया था क्लास को तभी हमने देखा था कि आरटीआई क्यों लाया गया है और किस उद्देश्य से लाया गया है। तो आरटीआई क्या करता है, नागरिकों को जो है उसको सरकारी संस्थाएं जो है उनसे सूचना प्राप्त करने का, उसमें पारदर्शिता लाने का अधिकार प्रदान करता है। हमने देखा था संविधान की धारा 19 में ये जुड़ा है, जिसमें हमने सूचना के अधिकार को देखा था। उसके बाद ही हमने देखा था कि क्या सूचना का अधिकार जो है लाया गया था सन 2005 में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, सभी सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचना, बिना किसी कारण के सार्वजनिक सूचना मांगने का अधिकार, किसी भी जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने क्या देखा, ये किस में लागू होता है, केवल और केवल सरकारी संस्थाओं में, ठीक है, सरकारी कामकाज में, सरकारी संस्थाओं में यह जो लागू होता है आरटीआई। तो इसके तहत क्या करना, क्या हम किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, हम किसी भी जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या इसमें उपरोक्त सभी आएगा, नहीं, जबकि ऑप्शन सी कट गया है तो क्या उपरोक्त सभी आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या बिना किसी कारण के हम कोई सार्वजनिक जानकारी को मांग सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो सभी संस्थाएं इसमें शामिल होगी जो क्या होगी, सरकारी जो है सूचना या फिर रिकॉर्ड
है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 15। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। मुख्य सूचना आयुक्त के नेतृत्व में केंद्रीय सूचना आयोग में कितने क्या होते हैं, सदस्य होते हैं? कितने आयुक्त होते हैं? क्या है मतलब, हमने देखा था कि हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ठीक है, जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं, उसकी संरचना में बात की थी। इसकी संरचना क्या होती है, 1+10 होती है। मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और क्या होंगे, 10 उसके सहयोग के लिए आयुक्त होंगे या फिर सदस्य होंगे। ठीक है, तो 10 इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या क्या दिया है, 5, 8, 10 और 11। बताइए इसमें आंसर क्या आएगा, कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितने होते हैं, 1+10। मतलब 10 इसमें क्या होते हैं, सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना समय सीमा पर नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? 30 दिन का समय होता है, 30 दिन के समय में यदि सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीआईओ पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जानकारी संबंधित मंत्रालय को भेजी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले अलग करते हैं, जो ऑप्शन नहीं है ये नहीं आएगा, है ना। क्या संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आवेदन स्वीकृत किया जाएगा, क्या आवेदन तो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ना, स्वीकृत की जा चुकी है, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, हमने देखा था यदि समय सीमा, जो हमारा समय सीमा 30 दिन का है, यदि वो 30 दिन के भीतर जो है समय पर जानकारी नहीं देता है तो पीआईओ मतलब लोक सूचना अधिकारी को क्या किया जाता है, जुर्माना के रूप में पैसा दिया जाता है आवेदनकर्ता को। किसे पैसा देगा? आवेदनकर्ता को जो है पैसा देगा। कितना देगा जुर्माना के रूप में? 250 रुपए। कितना देगा? 250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? ठीक है, आरटीआई के तहत आपने सूचना के लिए जो है आवेदन लगाया, आवेदन के तहत कौन आपको सूचना देगा? किसकी जिम्मेदारी है सूचना देने का? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक सूचना अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सूचना आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय आपको सूचना देगी? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय सूचना देगी कि नहीं? ठीक है, क्या मानव अधिकार देगा? इसके बारे में तो हमने इस एक्ट में बात ही नहीं की है। ठीक है, तो अब बताइए ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा? ठीक है, क्या कोई सामान्य नागरिक जो है केंद्रीय सूचना आयोग तक अपना आवेदन पहुंचा सकते हैं क्या प्रथम चरण पे ही? नहीं। ठीक है, तो हमने किससे मांगा है? हम जिसके पास मांगने जाएंगे क्या वही देगा हमको? हाँ, तो हमें जानकारी कौन देगा? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक सूचना अधिकारी, जिसे लोक सूचना अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आरटीआई आवेदन में पाई गई जानकारी की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह जानकारी कैसी जानकारी होनी चाहिए? क्या जनता के हित में होनी चाहिए? सभी सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए, गोपनीय नहीं होनी चाहिए। क्या क्या आएगा इसमें? क्या कोई भी जो है आरटीआई एक्ट के तहत गोपनीय सूचना मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती, तो ये गोपनीय नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखते हैं, क्या सभी सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए? हाँ, वो सभी सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए जिसमें क्या होता है, जो गोपनीयता नहीं छुपी होती है, वो सभी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। और किसके हित में होने चाहिए? जनता के हित में होने चाहिए। इसलिए इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आरटीआई अधिनियम के तहत गोपनीयता के अपवाद में शामिल नहीं है। क्या पूछा है? शामिल है कि शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा है, मतलब धारा 8 में नहीं आता है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है?
बताइए ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा, राज्य की सुरक्षा से संबंधित, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी विवरण। तो क्या पूछा है, आरटीआई एक्ट के तहत गोपनीयता में के अपवाद में शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत डाटा। ये जो है धारा 8 में शामिल नहीं है, इसे धारा 8 में शामिल किया गया है, इसे भी धारा 8 में शामिल किया गया है। धारा 8 में बी जो है शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आरटीआई आवेदन के तहत सूचना में देरी होती है तो पीआईओ पर जुर्माना कितना होगा। कितना जुर्माना होगा बताइए, ये पिछला डेटा है, मतलब पुराना डेटा है। कितना आएगा इसका आंसर, 100 रुपये। प्रारंभ में ये कितना था, 100 रुपये। मतलब ये बताया गया है क्वेश्चन में कि 30 दिन से अधिक ये इसको मतलब समय सीमा हो गया, और जो पीआईओ है, ये पीआईओ जो है सूचना देने में असमर्थ रहा, सूचना नहीं दे पाया। ठीक है, सूचना नहीं दे पाया तो क्या करेगा कि पीआईओ पर जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना की जो राशि है, ये राशि किसे दी जाएगी, ये राशि जो है दी जाएगी आवेदनकर्ता को। किसे दी जाएगी, आवेदनकर्ता को। ये मत समझ लेना कि आवेदन करने वाला ही क्या करेगा, जुर्माना देगा। तो आवेदनकर्ता को क्या करना देगा, ये जो राशि है इसका भुगतान आवेदनकर्ता को देना पड़ेगा। तो ये प्रतिदिन कितना होगा, प्रतिदिन 250 रुपये है। मतलब जितना दिन विलंब होते जाएगा उतना दिन इसको 250 रुपये जो है इसको अधिक शुल्क देना पड़ेगा। तो 250 रुपये, मान लो इसको 5 दिन लेट हो गया, मतलब 35 दिन हो गया, तो उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। तो अधिकतम कितना हो सकता है, 25,000 तक। कितना हो सकता है, 25,000 तक इसको क्या कर सकते हैं, अधिकतम ये जो है शुल्क जो है इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा फिर आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो इसकी अपील किसके पास की जाती है। मतलब सवाल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई सूचना जो है, कोई आवेदन जो है, क्या है, कोई आवेदन किसी नागरिक ने कोई आवेदन किया पीआईओ के पास। ठीक है, पीआईओ के पास आवेदन किया, तो यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो नागरिक किसके पास अपील करता है, तो नागरिक किसके पास अपील करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक सूचना अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सूचना आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्य सूचना आयोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमने तो सबसे पहले अपील की थी किसके पास, सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास, तो इसने क्या कर दिया, आवेदन देने से मना कर दिया। तो मना कर दिया तो हम इसके बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, है ना। इसके बड़े अधिकारी कौन है, प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास हम जाएंगे अपने आवेदन को लेकर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सा संगठन सार्वजनिक प्राधिकारी माने जाते हैं। कौन सा जो है सार्वजनिक प्राधिकारी माने जाएगा, बताइए क्या आएगा, क्या सरकारी विभाग, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, या फिर स्थानीय प्राधिकारी, या फिर प्राधिकरण। क्या आएगा इसमें, सार्वजनिक संगठन में कौन सा संस्था शामिल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीआई अधिनियम के तहत, क्या है क्वेश्चन पढ़िए, आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा जुर्माना
कब लगाया जाता है? कब लगाया जाएगा जुर्माना? यदि वो तय सीमा में जानकारी नहीं दे पाता है तो क्या करते हैं, उस पे जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, कौन सा आएगा? क्या उपरोक्त सभी आएगा? नहीं, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। अब देखिए तीनों ऑप्शन में से क्या आएगा? क्या वो गलत जानकारी देगा तो आएगा? नहीं। पहले पिछले सवाल में हमने देखा था, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यदि वो 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसे आवेदन करना पड़ता है? हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक सूचना अधिकारी, कौन आएगा? सार्वजनिक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, आरटीआई अधिनियम के तहत यदि कोई सूचना प्रदान करना असंभव हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए यदि कोई सूचना प्रदान करना जो है असंभव हो तो? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूचना देने से क्या कर देंगे? मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें धारा नंबर 8 लगेगा। क्या लगेगा? धारा 8, जो कि सूचना के अधिनियम का क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है, और सूचना देने से मना कर देगा। ठीक है, जब कोई नागरिक जो है मांग करता है तो यदि उसकी जांच होने के बाद उसमें ऐसा लगता है कि वो धारा 8 के तहत अपवादों में शामिल है तो उसके तहत सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आरटीआई अधिनियम के तहत जुर्माना कितने दिन तक लिया जा सकता है? बताइए कितने दिन तक लिया जा सकता है? कितने दिन की देरी के बाद लिया जाएगा? 30 दिन की देरी के बाद। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है मुख्य उद्देश्य? हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। क्या सरकार की कार्यों में गोपनीयता बढ़ेगा आरटीआई से? नहीं, इसमें क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। तो ये तो आएगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। तो क्या उपरोक्त सभी आएगा? नहीं आएगा। अब बताइए, दो में नागरिकों का निजी डाटा सुरक्षित करना, ये तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कार्यों में क्या लाना? पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व को बढ़ाना। ठीक है, हमने इतना देखा अभी तक। 28 क्वेश्चन हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर 30 हो जाएगा, है ना। 29 नंबर का क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट में कुल कितने धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 25 धारा, ऑप्शन नंबर बी 30 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी 31 धाराएं, ऑप्शन नंबर डी 21 धाराएं। तो बताइए कितने धाराएं हैं इसमें? बताइए जल्दी से। आरटीआई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? आरटीआई एक्ट में कुल 31 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग का उल्लेख किस धारा में किया गया है? उल्लेख किस धारा में किया गया है? किस धारा में किया गया है? बताइए, कल पढ़ा था हमने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए धारा 8, ऑप्शन नंबर बी धारा 20, ऑप्शन नंबर सी धारा 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 16। तो बताइए किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है? धारा नंबर 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है,
तो आज का क्लास हमने देखा जिसमें हमने सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व किया है ना। आप सबको एक सवाल जो है जवाब देने में आसानी होंगी यदि आप इससे पिछले कक्षा को देखेंगे जिसमें हमने आरटीआई की डिटेल से पढ़ा है और सरलता से उसकी धाराओं को याद किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक करें और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग मनरेगा से संबंधित एमसीक्यू को करेंगे, जो कि आपके एडीओ के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। धन्यवाद।